जय हिंद। तो अगर आप समझना चाहते हो कि रॉ कैसे काम करती है, कैसे बिना नाम, बिना चेहरे और बिना किसी सबूत के दुश्मनों को खत्म किया जाता है, तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक सीक्रेट ऑपरेशन की सच्चाई है, जिसने आईएसआई के नेटवर्क को अंदर तक हिला दिया था। 1987 लाहौर, सुबह का वक्त। मस्जिद के पास नमाज पढ़कर एक आदमी बाहर निकलता है। वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से दो आदमी आते हैं। दोनों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा कि सर, क्या आप लंदन वाले अब्दुल खान है ना? जैसे उस आदमी ने कहा हाँ, अगले ही पल दोनों ने पिस्टल निकाल ली और उन पर गोली चला दी। कुछ ही सेकंड में वह आदमी सड़क पर गिर चुका था। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। ये वो दोनों रेंजर्स जो असल में थे, वो रॉ के अंडर कवर गनमैन थे, और जिसे मारा गया था वह आईएसआई का सबसे बड़ा आतंकी ऑपरेटिव था। और यही था भारत का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन हॉर्नेट। 4 नवंबर 1984, पेरिस, फ्रांस। पेरिस के एक छोटे से कैफे में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि एंकर बता रहा था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंट पेवियस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने भारत जा रहे हैं। कैफे में बैठे लोग चुपचाप टीवी देख रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा आदमी टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसके सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट खुले पड़े थे। यह कोई आम आदमी नहीं था, यह था रॉ का अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल। कुछ दिन पहले जिंदल लंदन में एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिला था। उसका नाम था क्लार्क ली। वह लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था। उसका काम था ब्रिटेन में बैठकर भारत के खिलाफ काम कर रहे लोगों को जानकारी निकालकर जिंदल तक पहुंचाना। क्लार्क की आखिरी रिपोर्ट एक नाम पर जाकर रुक गई थी। उसका नाम था अब्दुल खान, एक पाकिस्तानी हैंडलर जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर आतंकवादी नेटवर्क चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल खान भारत से आए खालिस्तानी आतंकियों को सीधे आईएसआई के सीनियर अधिकारियों से जोड़ रहा था। यह सारी मीटिंग्स अक्सर उसके घर पर होती थी। हर मीटिंग के बाद पंजाब में एक नया हमला होता था। रिपोर्ट्स में एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, बीएन संधू, भारत से आया हुआ एक खालिस्तानी ऑपरेटिव जो लगातार आईएसआई के संपर्क में था। कैफे में बैठकर जब जिंदल ने यह रिपोर्ट पढ़ी तो उसका खून खौल उठा। वह लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर्स को इंटेलिजेंस भेज रहा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उस समय राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। दिसंबर 1984, दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर। सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज जिंदल की भेजी हुई अब्दुल खान से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। रिपोर्ट खत्म होते ही भारद्वाज ने तुरंत आदेश दिया कि एजेंट जिंदल को तुरंत दिल्ली बुलाया जाए। कुछ दिनों बाद जिंदल दिल्ली पहुंच चुका था। रॉ हेडक्वार्टर्स के एक सिक्योर रूम में उसकी मुलाकात अनुज भारद्वाज से होती है। भारद्वाज सीधे पूछते हैं कि जिंदल, तुम्हारे पास प्लान क्या है? जिंदल बिना झिझक जवाब देते हैं कि सर, हमें किसी भी कीमत पर बीएन सिंधु को पकड़ना होगा। पाकिस्तान और आईएसआई उसके साथ मिलकर भारत में कुछ बड़ा करने वाले हैं। भारद्वाज फिर पूछते हैं कि तुम श्योर हो? जिंदल तुरंत कहते हैं कि यस सर, आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद सिंधु को सुपरवाइज कर रहा है। भारद्वाज कुछ सेकंड सोचते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, पूरा प्लान बताओ। और उसी पल एक नया कोवर्ड मिशन जन्म लेता है। नाम रखा जाता है ऑपरेशन हॉर्नेट। कुछ ही हफ्तों बाद जिंदल वापस लंदन लौट जाते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात एजेंट मोहन से होती है। एजेंट मोहन जो खुद अनुज भारद्वाज से ट्रेन किया गया था। वह पहले भी कई हाई रिस्क और सफल ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके थे। ऑपरेशन हॉर्नेट को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला था इंटेलिजेंस कलेक्शन। ये सारी जिम्मेदारी क्लार्क ली और एजेंट मोहन के पास थी। दूसरा कोवर्ट ऑपरेशन। इस पूरे फेज को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी दी गई संजीव जिंदल को। 2 साल पहले 1983 में एजेंट जिंदल जो थे वो वियना में एक्टिव था। उस फेज में उसका कोड नेम कुछ और था। वियना में काम करते हुए जिंदल ने एक नाम आइडेंटिफाइड किया, आसिफ खान, एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रिया में रहकर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों को फंड कर रहा था। लेकिन यहां डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल नहीं था, इसलिए जिंदल ने एक साइलेंट एलिमिनेशन प्लान बनाया। इस प्लान का सेंटर थी रॉ की एक एसेट सोफी। जिंदल ने सोफी को पर्सनली ट्रेन किया था। सेल्फ डिफेंस, सर्विलांस, मैनिपुलेशन, सब कुछ। सोफी लगातार अब उस बार में जाने लगी जहां आसिफ खान अक्सर आता था। आसिफ औरतों और शराब का शौकीन था और जिंदल इस बात को पहले से जानते थे। फिर एक रात आसिफ की नजर बार के कोने में अकेली बैठी एक खूबसूरत लड़की सोफी पर पड़ती है। वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। पहले कैजुअल बातचीत, फिर हंसी, फिर ड्रिंक्स। और रात काफी हो चुकी थी। आसिफ ने सोफी को घर छोड़ने का ऑफर दिया। दोनों कार में बैठते हैं। बातचीत और ज्यादा क्लोज होती जाती है। सोफी मुस्कुरा कर कहती है कि गाड़ी में सब कुछ कहां, चलते हैं ना। आसिफ उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर आसिफ किचन में खाना बनाने लगता है, जबकि सोफी ड्रिंक्स तैयार करती है। दोनों साथ खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और रात वहीं गुजर जाती है। सुबह 6 बजे सोफी की आंख खुलती है तो सबसे पहले वह आसिफ की नब्ज चेक करती है, लेकिन नब्ज नहीं चल रही थी। आसिफ खान मर चुका था। सोफी बिना पैनिक किए अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ सारे सबूत साफ करती है और घर से निकल जाती है। मिशन कंप्लीट। जिंदल का प्लान सफल हो चुका था, लेकिन यह ऑपरेशन दिल्ली के परमिशन के बिना किया गया था। अगर यह बात हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती तो जिंदल को फील्ड से हटा दिया जाता। इसलिए जिंदल एक और कठोर फैसला लेते हैं। वह रातों रात सोफी से सारे लिंक्स तोड़ देते हैं और नई आइडेंटिटी के साथ ऑस्ट्रिया छोड़ देते हैं। प्रेजेंट टाइम जनवरी 1985। ऑस्ट्रिया। एक कैफे में जिंदल शांत बैठे थे। उसकी नजर बार बार गेट की तरफ जा रही थी।
2 साल बाद वह अपनी पुरानी इन्फॉर्मर सोफी से मिलने वाला था। कुछ देर बाद सोफी कैफे में एंटर करती है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वह सीधे कहती है कि तुम कहां थे, अचानक कहां गायब हो गए, क्यों गायब हो गए? तुमने सिर्फ एक रिस्की ऑपरेशन के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। जिंदल कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि मिशन के बाद एसिड को इमोशनली कट ऑफ करना नौकरी का हिस्सा था। कुछ पल बाद सोफी शांत हो जाती है, फिर पूछती है कि छोड़ो अब काम की बात करो। जिंदल सीधे पूछता है कि क्या तुम हरियत आहूजा को जानती हो? सोफी थोड़ा सोचती है, फिर कहती है कि हाँ, वह हमारे एनजीओ में काम करता था, लेकिन अब नहीं। जिंदल टेबल के नीचे से एक लिफाफा निकालता है, उसके अंदर डॉलर भरे हुए थे। वह कहता है कि किसी भी तरह इस आदमी का पता लगाना है। सोफी लिफाफा उठाती है और कहती है कि बस तुम्हारा काम हो जाएगा, और कैफे से चली जाती है। दरअसल हरजीत आहूजा भारत का एक सिख युवक था। ऑस्ट्रिया आने से पहले वह कैलिफोर्निया में रहता था, जहां वह एक बिजनेसमैन अवतार सेठी के यहाँ काम करता था। अवतार सेठी वही आदमी था जो बीएन संधू के पूरे नेटवर्क को फंड करता था। हरदीत ने लगभग 1 साल तक उसके साथ काम किया। फिर एक दिन अचानक हरदीत कैलिफोर्निया से गायब हो गया। उस दिन से एजेंट जिंदल हरदीत आहूजा को ट्रैक कर रहा था। जिंदल वापस पेरिस आता है और वहीं से एजेंट मोहन को कॉल करता है। मोहन बड़ी अपडेट देता है कि उन्होंने अब्दुल खान के घर में काम करने वाली मालिक तारिक सिद्दीकी से पैसों को लालच देकर एसेट बना लिया था। अब तारिक मोहन को हर छोटी बड़ी जानकारी देने लगा था। कौन अब्दुल खान के घर आ रहा है, किस समय कौन सी गाड़ी आती है, गाड़ी का नंबर क्या है। इन लोगों में सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, आईएसआई ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी के लोग और खालिस्तानी ऑपरेटिव भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक बीएन सिंधु लगातार अब्दुल खान के घर आता जाता था और अक्सर उसके साथ एक और भारतीय होता था, हरबख्श सिंह। सबसे महत्वपूर्ण बात, संधू और हरबख्श अगले महीने इस्लामाबाद जाने वाले थे। यह एक गेम चेंजिंग इंटेलिजेंस थी। जिंदल मोहन से कहता है कि बहुत अच्छा काम किया, कोशिश करो तारिक से उन लोगों की तस्वीरें भी निकलवा लो। मोहन कोशिश करता है लेकिन तारिक मना कर देता है। फोटो लेना मतलब सीधी मौत को बुलाना। लेकिन थोड़े और पैसों के बदले तारिक एक और काम के लिए तैयार हो जाता है। वह अब्दुल खान के घर आने वाली सारी चिट्ठियां और लिफाफे मोहन तक पहुंचाने का वादा। ज्यादातर लेटर्स तो नॉर्मल इनविटेशन होते थे, लेकिन एक लिफाफे के अंदर था अब्दुल खान का बैंक का स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट से साफ हो गया कि कई महीनों से अब्दुल खान हर महीने बीएन संधू और हरबख्श सिंह को पैसे ट्रांसफर कर रहा था। प्लान ए सफल हो चुका था, अब बारी थी प्लान बी की। मार्च 1985 लंदन इमिग्रेशन ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में एक आदमी नर्वस खड़ा था। नाम था अमरजीत सिंह, हरबख्श सिंह का चचेरा भाई। वह भी एक खालिस्तानी था। अमरजीत काउंटर तक पहुंचता है, उससे पहले ही एक आदमी उसके पास आता है। यह था क्लार्क ली। कई दिनों से क्लार्क की नजर अमरजीत पर थी। वह जानता था कि आज वह यहां आएगा। क्लार्क कैजुअली पूछता है कि क्या बात है सर, आप काफी परेशान लग रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? मैं यहीं काम करता हूं। अमरजीत थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है कि सर मैं कब से एजाइलम के लिए यहां आ रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्लार्क उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस के अंदर पहले से एक आदमी बैठा होता है, एजेंट मोहन। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मोहन अमरजीत की गर्दन पकड़ लेता है। गुस्से में चिल्लाता है कि तू भारत में 4 पुलिस वालों को मारकर यहां आया है और एप्लीकेशन में लिख रहा है कि तुझे इंडियन गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। अमरजीत बुरी तरह कांपने लगता है। क्लार्क तुरंत मोहन को बाहर भेज देता है। फिर वह अमरजीत के सामने बैठकर शांत आवाज में कहता है, देखो ए इंडियन बहुत गुस्से में है, अगर चाहे तो तुम्हें अभी मार सकते हैं, लेकिन अगर तुम हरबख्श सिंह के खिलाफ हमारी मदद कर दो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अमरजीत की आवाज कांप रही थी। सर मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बस उन्हें यहां लाकर सेफ लाइफ और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं। क्लार्क कहता है कि मैं मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे हरबख्श के बारे में सब कुछ बताओ। अमरजीत कहता है कि सर पाकिस्तान से लौटने के बाद हरबख्श पूरी तरह बदल गया है। उसके घर लगातार पाकिस्तानी आते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या बात होती है। मैं तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ हूं। क्लार्क कुछ देर सोचता है, फिर कहता है ठीक है, बस एक काम करो, पता लगाओ कि हरबख्श और पाकिस्तानियों के बीच क्या बातें होती हैं। वह अमरजीत को कुछ पैसे देकर भेज देता है। उधर पेरिस में एजेंट जिंदल मोहन और क्लार्क के काम से बहुत खुश था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। सोफी से मिले हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। अप्रैल 1985 अचानक जिंदल के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल सोफी का था। वह सीधे कहती है कि तुम्हें ऑस्ट्रिया आना होगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिला है। 6 अप्रैल 1985 जिंदल ऑस्ट्रिया पहुंचता है। एक कैफे में उसकी मुलाकात सोफी से होती है। सोफी कहती है कि जनवरी में तुमसे मिलने के बाद मैंने हरदीत आहूजा को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते मैं इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट तक पहुंची। वहीं हरदीत मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। सोफी ने मौका देकर उससे कहा कि एक इंडियन बिजनेसमैन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। हरदीत तुरंत इंटरेस्टेड हो गया। यह सुनते ही जिंदल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। 7 अप्रैल 1985 एक कैफे में सोफी और जिंदल हरदीत आहूजा से मिलते हैं। जिंदल सीधा सवाल करता है कि तुमने कैलिफोर्निया क्यों छोड़ा? हरदीत जवाब देता है कि मेरी लाइफ वहां अच्छी चल रही थी, लेकिन जिन लोगों के साथ अवतार सेठी उठता बैठता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अवतार सेठी एक गद्दार है। और उसी पल जिंदल को यकीन हो जाता है कि हरदीत सच में देशभक्त है। इसलिए जिंदल बड़ा कदम उठाता है। वह सच बता देता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं रॉ एजेंट हूं।
यह सुनते ही हरदीत हैरान हो जाता है। जिंदल शांत आवाज में कहता है कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। हरदीत काफी देर तक सोचता है, रिस्क को तौलता है, फिर सिर हिला देता है और मैं तैयार हूं। उधर लंदन में क्लार्क और पोहन का काम लगातार रिजल्ट दे रहा था। तारिक सिद्दीकी पहले से ही सॉलिड इंटेलिजेंस दे रहा था। अब अमरजीत ने भी हरबख्श सिंह के बारे में गहरी जानकारी भेजनी शुरू कर दी। अब एक्शन का समय आ चुका था। अगस्त 1985 कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है कि हरबख्श सिंह एक बार फिर इस्लामाबाद गया हुआ। एक दिन हरबख्श इस्लामाबाद के N5 पाकिस्तान नेशनल हाईवे पर कार चला रहा था, तभी अचानक रॉन्ग साइड से आती एक हैवी ट्रक उसकी कार से टकरा जाती। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार तुरंत आग पकड़ लेती है। हरबख्श सिंह उसी जलती हुई कार में जिंदा जलकर मर जाता है। रॉ ने भारत विरोधी एक और गद्दार को खामोशी से हटा दिया था। अब लिस्ट में सिर्फ 3 नाम बचे थे, अब्दुल खान, BN संधू और अवतार सेठी। 12 अक्टूबर 1985 कैलिफोर्निया, हरदीत आहूजा और सोफी एक नॉर्मल कपल बनकर कैलिफोर्निया पहुंचे हैं। हरदीत अपने पुराने दोस्त पूरन सिंह से मिलता है, जो अवतार सेठी का ड्राइवर था। पूरन बताता है कि आजकल सेठी बहुत टेंशन में है, भारत में टेररिस्ट तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले सेठी BCCI बैंक के जरिए पैसे ट्रांसफर करता था। यह वही बैंक था जिसका फाउंडर पाकिस्तानी था। दुनिया भर के टेररिस्ट, स्मगलर और ड्रग लॉर्ड्स इसी बैंक से ब्लैक मनी वाइट करते थे। लेकिन अब यह बैंक अमेरिकन एजेंसी के रडार पर आ चुका था। कुछ दिनों बाद आहूजा अवतार सेठी से उसके ऑफिस में मिलता है। मीटिंग में आहूजा सेठी का भरोसा जीत लेता है। वह कहता है कि ऑस्ट्रिया में मेरे स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के नाम पर मैं तुम्हारी फाइनेंसिंग में मदद कर सकता हूं। सेठी फिर से हरदीत को अपनी कंपनी में नौकरी दे देता है। अगले 4 महीने हरदीत और सोफी सेठी के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क, कॉन्टैक्ट, रूट्स और ISI कनेक्शन की डिटेल्स बाय डिटेल्स इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहते हैं। फरवरी 1986 जिंदल उन्हें कॉल करके कैलिफोर्निया छोड़ने को कहता है। दोनों छुट्टी का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। मार्च 1986 कैलिफोर्निया, अवतार सेठी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसकी सेक्रेटरी आकर कहती है कि सर, इंडियन एम्बेसी से कोई आपसे मिलने आया है। सेठी चौंक जाता है। अब तक उसके पास पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स आते थे, लेकिन इंडियन डिप्लोमेट्स पहली बार आया था। वह कहता है कि भेजो अंदर। अंदर आता है रंजन गुप्ता इंडियन एम्बेसी से। वह सीधे बोलता है कि मिस्टर सेठी, हमें आपके और BN संधू के बारे में सब पता है। हमें यह भी पता है कि आप ISI और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे हो। सेठी एक्टिंग करता है कि अरे आप क्या कर रहे हो सर, मैं तो एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन हूं। रंजन गुप्ता कोई बहस नहीं करता। वह एक फाइल उठाकर सीधा सेठी की टेबल पर पटक देता है। फाइल के अंदर थे बैंक रिकॉर्ड्स, संधू और अब्दुल खान के साथ सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सॉलिड प्रूफ। यह देखकर अवतार सेठी का चेहरा उतर जाता है। रंजन गुप्ता उसकी आंखों में देखकर कहता है कि मिस्टर सेठी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सब सच बता दो। और यह सुनते ही अवतार सेठी टूट जाता है। वह रोते हुए अब्दुल खान से और BN संधू के पूरे नेटवर्क का सच उगल देता है। उसके बाद रंजन गुप्ता उसे कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस में शिफ्ट करवा देता है। वहां पहले से मौजूद था एजेंट मोहन। सेफ हाउस के अंदर लगातार 6 घंटे इंटेरोगेशन चलता है। सेठ एक एक करके सभी ISI ऑफिसर के नाम बता देता है, जो अब्दुल खान और संधू के साथ मिले हुए थे। फिर सेठी को पेरिस ले जाया जाता है। वहां अनुज भारद्वाज, संजीव जिंदल खुद 2 दिन तक उसे इंटेरोगेशन करते हैं। सेठी बताता है कि लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर ISI के 6 ऑफिसर एक्टिव हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह 27 ऐसे लोगों के नाम भी देता है जो भारत के अंदर रहकर संधू और अब्दुल खान के काम कर रहे थे। इसके बाद जिंदल सेठी को आखिरी काम देता है, ISI की अगली चाल का पता लगाओ। सेठी बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है। कुछ दिनों बाद 27 नामों की वह लिस्ट सीधे उस समय के गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव तक पहुंचती है। उसके बाद शुरू होता है एक साइलेंट क्लीनअप कोवर्ट ऑपरेशन। इसके जरिए 27 में से 18 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जुलाई 1986 पेरिस, अवतार सेठी जिंदल को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है। उस रिकॉर्डिंग में ISI का एक ऑफिसर भारत पर बड़े हमले की बात कर रहा था। जिंदल सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल प्रूफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश कर देता है। रिजल्ट तुरंत आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद भारत विरोधी ISI एजेंट्स को UK से डिपोर्ट करने का आदेश दे देती है। इस मामले पर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद ब्रिटिश PM मार्गरेट थैचर से फोन पर बात करते हैं। थैचर प्रॉमिस करती है कि BN संधू के खिलाफ एक्शन होगा। नवंबर 1986 लंदन, BN संधू अपने घर में मौजूद था, तभी अचानक लंदन पुलिस वहां पहुंच जाती है। संधू गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ उसके 5 सबसे करीबी साथी भी पकड़े जाते हैं। लंदन में ISI का पूरा नेटवर्क हिल चुका था, लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला घूम रहा था। उसे लग रहा था कि रॉ का असली टारगेट संधू था, वह नहीं। इसलिए वह बिल्कुल टेंशन फ्री था। जून 1987 लाहौर, अब्दुल खान अपने होम टाउन लाहौर आया हुआ था। एक सुबह नमाज पढ़कर वह मस्जिद से घर की तरफ जा रहा था। पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहने 2 आदमी उसके पास आते हैं। एक पूछता है, भाईजान आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? अब्दुल खान जवाब देता है, हाँ मैं ही अब्दुल खान हूँ, क्या काम है? बस इतना ही सुनते दोनों रेंजर्स अपनी पिस्टल निकालते हैं और लगातार 9 गोलियां अब्दुल खान के सीने में उतार देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक वे दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर गायब हो चुके थे। सालों तक भारत में आतंक फैलाने वाले अब्दुल खान अपने ही देश में दिन दहाड़े मारा गया। ऑफिशियल वर्जन में लाहौर पुलिस ने कहा कि यह बिजनेस राइवलरी का केस है, लेकिन ISI हेडक्वार्टर्स में भूचाल आ गया था, क्योंकि यह सच यह था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके घर में घुसकर उनके सबसे बड़े ऑपरेटिव को खत्म कर चुकी, और यही था भारत का जवाब, ऑपरेशन हॉर्नेट। जय हिंद।